हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे काम को इतना ज़्यादा पसंद किया। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो हम आगे इस काम को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले पार्ट में वर्णमाला देखी थी और वर्णमाला में हमने स्वर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। तो उसी से आगे को हम काम को कंटिन्यू करते हैं, उसी से आगे को हम क्लास को ले के चलते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो स्वर होते हैं वो आपकी स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। स्वरों की संख्या की हमने बात की थी, 11 आपके स्वर हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें आपका 2 और ऐड होते हैं, अंग और अह, जो कि आपके अयोगवा हैं। इस पर भी हमने बात की थी। इस क्लास में हम लास्ट में से देखेंगे कि इनका क्या प्रयोग होता है और क्यों इन्हें अलग से स्थान दिया गया है। तो हमने स्वरों के टाइप पर बात की थी। स्वर के टाइप हमने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो इससे पहले की क्लास देख लें, ताकि आप लोगों को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए और हम आप लोग ये जान सकें कि कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा आधार भी हमने पढ़ लिया था, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 टाइप हमने पढ़े थे, अग्र, मध्य और पश्च। आज हम बाकी के बचे हुए टाइप्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर करवाऊँ और साथ ही साथ आप लोगों को कोई ट्रिक भी दे सकूँ जिससे कि आप लोग इसे बहुत आसानी से याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप। तो आपका पहली बात तो आप लोग ध्यान में रखें कि स्वरों को डिवाइड करने के जो मेन 8 आधार हैं, इनको याद रखना बहुत आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इन स्वरों को जहाँ पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं इनका, वो किस आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप लोग इनको याद रखें। तो चलिए आज तीसरे आधार के साथ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो देखिए पहले ये समझते हैं कि मात्रा क्या चीज़ है। आपने सुना होगा स्वर की किसी की मात्राएं देखी होंगी, या फिर 1 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय, ऐसा आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि मात्रा क्या होता है। सामान्यतः अगर आप लोग देखें घर में, तो आप लोग बहुत बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ मात्रा में या फिर थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, एक तरीके से नाप तोल का मानक है मात्रा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का है। हालांकि व्याकरणिक लैंग्वेज में, व्याकरणिक भाषा में इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन मात्रा का मतलब आप वही समझ सकते हैं, किसी चीज़ की मात्रा। तो फिर किस चीज़ की मात्रा की यहाँ पे बात हो रही है, ये मेन फैक्ट है। तो देखिए पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब भी आप किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, भले वो स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी अगर आप उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके मुख से कुछ मात्रा में हवा भी बाहर आती है। इस हवा को हम लोग कहते हैं प्राणवायु। तो जब भी आप किसी वर्ण का, भले वो स्वर है या व्यंजन है, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका उच्चारण करने में कितनी मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है, तो इसी की मात्रा को यहाँ पे मात्रा बोला जाता है। और जितनी ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु बाहर आएगी तो उस स्वर में उतना ज़्यादा समय लगेगा, जिसमें कम आ रही होगी उसमें समय कम लग रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मात्रा, इसका आशय है आपका सीधे सीधे समय से। और किस चीज़ का समय? किसी भी वर्ण को उच्चारित करने का समय। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो हम स्वर के टाइप पढ़ेंगे, इसमें आपने देखना होगा उच्चारण या मात्रा। तो मात्रा किस चीज़ की होगी? प्राणवायु की। और मात्रा का मतलब होगा आपका समय। किसी भी स्वर को उच्चारित करने में जितना ज़्यादा समय लगता होगा, हम बोलेंगे कि उतनी ज़्यादा मात्रा का समय लग रहा है। जिसमें कम समय लगता होगा, हम बोलेंगे कि अल्प मात्रा या कम मात्रा का इसमें समय लगता है। तो आपने मात्रा से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मात्रा क्या है। तो चलिए देखते हैं मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर या फिर समय के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आता है आपका टाइप प्लुत स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, इसी को आपका लघु स्वर या फिर मूल स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर को आपका गुरु स्वर, बड़ा स्वर या फिर संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले ह्रस्व स्वर को समझते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए आपके पास जो 11 वर्ण हैं, यहाँ पे 11 स्वर वर्ण हैं,
इन्हीं को आपने अरेंज करना है इन 3 क्लासेज में भी, जैसे कि आप लोगों ने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही चलना है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, जैसे कि अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे स्वर या फिर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। ये बुक की लैंग्वेज है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका बुक की लैंग्वेज ही उठा के पूछता है। ठीक है, हम सामान्य भाषा में क्या समझाते हैं उससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग देखें, ह्रस्व एक मात्रा का समय। आप लोग जानते हैं कि मात्रा क्या है। मात्रा कहने का मतलब है कि किसी भी स्वर को उच्चारण करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो एक मात्रा का समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर, यानी कि इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। एक मात्रा का समय के हैं या फिर इन्हें आप अल्प समय के हैं। ठीक है, तो कौन से स्वर हैं? ऐसे स्वर जो आपके मूल अवस्था में है। आप इसे दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे? 2 स्वर मैंने लिखे, इनमें से जो आ है इसको जब आप तोड़ते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अ और औ बनते हैं। तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि भैया इसमें कितना समय लगता है, तो कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि अ में जितना भी समय लगता होगा, यहाँ 2 अ हैं तो इसमें अ से दुगना समय लगता होगा, अ से ज्यादा। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे स्वर जो आपके मूल रूप में हैं, जिन्हें और खंडित नहीं किया सकता, इनमें सबसे कम समय लगता होगा। तो आपके मूल स्वर 4 थे, अ, ई, उ और री। तो इन्हीं स्वरों को आपका ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इसीलिए ह्रस्व को आपका मूल स्वर भी बोला जाता है, ह्रस्व को आपका लघु स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप आंसर देंगे 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ठीक है, दूसरा टाइप आते हैं दीर्घ स्वर। देखिए दोस्तों, ये जो वर्णमाला चैप्टर है ये आपका थ्योरेटिकल कम है, आपका टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा है। तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, बस एक फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरीके से आप लोग ह्रस्व लिख के उसके आगे स्वरों के टाइप लिखते रहेंगे, तो आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ह्रस्व स्वर हैं आपके अ, ई, उ तथा री। अगला आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ कहने का मतलब है जहां पे ह्रस्व में आपका एक मात्रा का समय लग रहा था, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। तो आप लोग बुक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हीं स्वरों को कहा जाता है आपका दीर्घ स्वर, क्योंकि ये 2 ह्रस्व स्वरों से या फिर 2 मूल स्वरों के संयोग से बने होते हैं। इसी कारण इन्हें गुरु स्वर यानी कि बड़ा स्वर और संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? दीर्घ स्वरों की संख्या होगी आपकी 7, जैसे कि हमने मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर में पढ़ा था। क्योंकि अ, ई, उ और री, इनको छोड़कर जितने भी स्वर हैं सभी स्वर किसी ना किसी मूल स्वर के संयोग से बने हैं। जैसे आपकी बात करें हम आ की, तो ये बने आपका अ प्लस अ से। इसी प्रकार हम बात करें बड़ी ई की, तो ये बने आपके छोटी ई प्लस छोटी ई। इसी प्रकार अगर बात करें ए की, तो ये बना आपका अ धन ई। आई की बात करेंगे तो अ धन ए। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो 7 स्वर बचे हैं ये सब बने होते हैं किसी ना किसी ह्रस्व स्वर के संयोग से, इसीलिए इन्हें कहा था दीर्घ स्वर। तो आपकी दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे 7, और वो कौन कौन से हैं? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी आप लोग लिख सकते हैं ए, आई, ओ, औ, ये सभी के सभी होंगे आपके दीर्घ स्वर। अब बात आती है पुल्ल स्वर की। ये थोड़ा सा पेचीदा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और ध्यान से समझें कि क्या होते हैं पुल्ल स्वर। देखिए, 7 स्वर आपके दीर्घ में गिने जा चुके हैं, 4 स्वर आपके ह्रस्व में गिने जा चुके हैं। टोटल संख्या होगी आपकी कितनी? 11, और हमारे पास 11 ही स्वर हैं। तो अब पुल्ल स्वर के अंदर हम किसे क्लासिफाई करें, इसके अंदर किसे रखें, ये एक समस्या है, तो आपने समझना है। देखिए, जो हमारे पास स्वर हैं, हमने कहा कि इनको ही हमने अरेंज करना है, तो प्लुत के अंदर भी इन्हीं में से स्वर रखे जाते होंगे। लेकिन बात आती है कौन से स्वर प्लुत के अंदर रखे जाएंगे, कितने स्वर प्लुत के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है। पहली बार डेफिनेशन पे आते हैं, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, या फिर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका ह्रस्व की तुलना में, ह्रस्व स्वरों की तुलना में 3 समय लगता है। जैसे दीर्घ में हमने बोला था कि ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय, ऐसे प्लुत में ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लगता है। ऐसे स्वरों को कहा जाता है आपका प्लुत स्वर। तो कौन से स्वर प्लुत होंगे? वही आपको ऐसे स्वर दिखते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। ध्यान रखेंगे
आपने कोई संवाद सुने होंगे, रामलीला है, कोई नाटक है, या फिर कुछ नाटक पढ़े होंगे। उनमें आपका संवाद में जब किसी को पुकारा जाता है, जैसे मैंने कहा राम, बहुत लंबा सा, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये बहुत जगह आपने देखा होगा ऐसा, रा, उसके बाद 3 एस लिख दिया और मौ लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि रा वर्ण को आपका खींचा जा रहा है 3 मात्रा के समय तक, जिससे कि वो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो जब हम किसी भी स्वर को अगर आप इसे तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें रौ धन आ, तो इसमें खींच कौन रहा है, एक्चुअली आ। तो जब आप किसी भी स्वर को 3 मात्रा के समय तक लंबा खींचते हैं तो वो आपका प्लुत में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कहा किसी भी स्वर को इनमें से, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग इसमें और ऐड करेंगे, इसकी परिभाषा जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग सुने। ऐसे सभी वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको लंबे समय तक खींचने पर, जिनको हम कहेंगे लंबे समय तक, यानी कि 3 मात्रा 4 मात्रा या उससे अधिक, ठीक है, लंबे समय तक खींचने पर अपना अस्तित्व समाप्त किए बिना, अपना अस्तित्व खोए बिना या समाप्त किए बिना खिंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्वर या फिर ऐसे वर्ण जो लंबा समय तक उच्चारित करने पर अपना अस्तित्व खोए बिना उच्चारित होते रहते हैं, ऐसे स्वर कहलाते हैं आपके प्लुत स्वर। अब बात आती है अपना अस्तित्व खोए बिना, इसका क्या अर्थ होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अपना अस्तित्व खोए बिना, तो देखिए कैसे। मैंने एक स्वर लिया आपका ओ, और इसको मैंने खींचा 3 मात्रा 4 मात्रा तक, ओ, कितना भी लंबा आप खींच लें इसका अस्तित्व ओ ही रहेगा, ये नहीं बदलता। अभी समझ में नहीं आया होगा। अगला देखते हैं आ को आप कितना ही लंबा खींच लें इसका अस्तित्व आ ही रहेगा, बना रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं छोटी ई की, जब आप छोटी ई को उच्चारित करते हैं तो ये आपका ई ऐसे उच्चारित होती है, लेकिन बड़ी ई को उच्चारित करेंगे तो आपका थोड़ा सा उसे खींचना पड़ेगा। अर्थात जो बड़ी ई है वो आपकी दीर्घ स्वर में आती है, उसमें आपका 2 मात्रा का समय लगता है, जबकि आपका छोटी ई में यानी कि ह्रस्व जो स्वर है इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। तो इसका मतलब जब आप छोटी ई को खींचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी, बड़ी ई में, ठीक है, यानी कि दीर्घ में। इसके बाद आपकी कन्वर्ट होगी किसमें, प्लुत स्वर में, यानी 3 मात्रा के समय में। तो जब आप छोटी ई को खींचते हैं प्लुत स्वर बनाने के लिए तो प्लुत में कन्वर्ट होने से पहले ये आपका बदल जाते हैं बड़ी ई में। इसका मतलब है कि छोटी ई का अस्तित्व समाप्त हो गया। हमने जो खींचा प्लुत में वो बड़ी ई थी, इसीलिए छोटी ई को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही आपका अन्य स्वर देखते हैं। छोटा ऊ आपका, ठीक है, ऊ आपने खींचा, जैसे ही छोटा ऊ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बड़े ऊ में। 1 मात्रा का है छोटा ऊ, इसमें 1 मात्रा का समय लग रहा है। जैसे आपने इसे लंबा खींचना चाहा तो 1 से 2 होगा, 2 होते ही ये दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ह्रस्व स्वर का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो इसे भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक, लेकिन ऊ काउंट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला देखते हैं री। री आपकी ऐसी ध्वनि है जिसको आप लोग शुरू कर रहे हैं रॉ से, रॉ यानी कि री जब बोलेंगे तो रॉ से स्टार्ट होगा, लेकिन खींचता क्या है, ई ध्वनि खींचती है। तो ये भी आपका ई में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर इनको हटाएं तो आपका जो स्वर बचेंगे वही स्वर कहलाएंगे प्लुत स्वर। अर्थात ऐसे स्वर जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं बहुत देर तक उच्चारित करने के बाद भी, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक उच्चारित करने पर भी अपना अस्तित्व खोए बिना बने रहेंगे, उन्हीं को कहा जाएगा प्लुत स्वर। अब यहाँ पे संख्या की बात आती है कि कितनी इनकी संख्या है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका यहाँ पे बताना चाहूंगा संख्या याद रखने की। क्या है कि इसमें मैंने कहा आप इसे लंबे समय तक खींचते रहें। कितना लंबा, अनंत तक। हर किसी स्टूडेंट ने 8, 9, 10 में, मैथ में या फिर आपका साइंस में अनंत के लिए जो साइन यूज होता है देखा होगा, ये, ठीक है, अनंत समय तक खींच रहे हैं हम इस स्वर को, तो इसके लिए अनंत के लिए साइन होता है ये। इसे थोड़ा सा घुमा दो भैया तो ये बन जाएगा 8। तो आपका प्लुत स्वरों की संख्या होती है कितनी, 8, ठीक है। कौन कौन से नहीं है, आपका छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये प्लुत स्वर नहीं है, बाकी सभी स्वर आपके प्लुत स्वर हैं। अब कंफ्यूजन आता है क्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कौन कौन से नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये स्वर आपके प्लुत नहीं है। बाकी बचे हुए 11 में से 3 गए तो 8 ही बचेंगे, तो 8 स्वर आपके प्लुत होंगे।
अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया ए आई ये कैसे प्लुत स्वर हुए। अगर हम बात करें ए की, तो ए लंबे समय तक खींचोगे तो भैया खींच जा रहा है, इसका अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता, तो ठीक है प्लुत है। आई में तो हम जब इसे लंबे समय तक खींचते हैं, ये तो ई बन जा रहा है लास्ट में आई, तो फिर ये कैसे प्लुत हुआ। देखिए समझते हैं कैसे प्लुत हुआ। भाई प्लुत में हमने क्या बात कही कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए को जब आप देखते हैं तोड़ के, तो ये बना किससे, ए को देखें औधन ई, ठीक है। आई किससे बना है, औधन ए। लेकिन यहाँ पे देखें कि जो ए है वो औधन ई से बना है। यहाँ पे हम औधन ई देखें तो कितने यहाँ पे वर्ण बन रहे हैं आपके, औ ई, 3 मात्राएं होगी। तो ये स्वर अपने आप में इसे खींचने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने मूल रूप में भी प्लुत स्वर ही है, इसीलिए ए आई औ इनको पहले से ही प्लुत में इंक्लूड किया जाता है। तो इसी कारण आपकी इनकी संख्या होगी 8, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर की संख्या 8 है और इनके जो कॉमन एग्जाम्पल दिए जाते हैं, 8 स्वर कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। बाकी कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है, आपने पढ़ा होगा ओम, बहुत सारी बुक्स में देखा होगा ओ 3 मो ऐसे लिखा होता है ऐसे। तो इसमें जो 3 है ये आपका हिंदी में 3 को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब 3 है। इसका अर्थ हुआ कि जो ओ है इसको 3 मात्रा के समय तक खींचा गया है, इसीलिए आपका ओम जो है एक प्लुत है, ठीक है। दूसरा एक फैक्ट और याद रखेंगे आप लोग, अगर आप किसी बंद कमरे में आवाज करते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है, इको प्रोड्यूस होता है। या फिर आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उससे भी एक आवाज गूंजती है कुछ टाइम तक, कुएं में तालाब में। तो वो सारी ध्वनियां आपकी क्या है, प्लुत। जो भी ध्वनि आपकी लंबे समय तक गूंजे, लंबे समय तक खींचे, वो सारी प्लुत आती हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले बन चुका है एग्जाम में कि आपके सामने अगर कोई चिल्लाता है और उसकी इको प्रोड्यूस होती है तो किस प्रकार का स्वर होगा, तो आपका प्लुत स्वर में आएगा, ठीक। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। थोड़ी आज तबीयत खराब है तो एडजस्ट कर लें, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। और ये जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेडेक बना हुआ है कि भैया मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर को कैसे डिवाइड करें, ठीक है। तो ध्यान से देखें, एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, दिमाग में बैठ गया, तो फिर आप लोग एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आपने ध्यान से सुनना होगा। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार क्या है, जहाँ से आपकी प्राणवायु निकल रही है, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुख द्वार है। तो मुख द्वार की आपकी 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। कौन कौन सी, या तो आपका मुख द्वार पूरा खुला हो सकता है या फिर पूरा बंद हो सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन ये होगी, बची हुई 2, या तो आपका मुख द्वार आधा खुला हो सकता है या आधा बंद। तो 4 कंडीशन होती हैं मुख द्वार की, ठीक है। कौन कौन सी, या तो मुख द्वार आपका पूरा खुला हुआ होगा, बिल्कुल पूरा खुला हुआ, इस स्थिति को कहा जाता है आपका विवृत, व्याकरण की भाषा में, ठीक है। अगर आधा ही खुला है तो इसे बोलेंगे आप लोग अर्धविवृत। इसी प्रकार मुख द्वार अगर पूरा बंद है तो आप बोलेंगे समृत, और आधा बंद है तो अर्ध समृत। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होंगे, विवृत स्वर, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम सीक्वेंस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां आपकी मर्जी जैसे लिखने की होती है वैसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बस मैं तरीका जो यहाँ बता रहा हूँ आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे हमने इन्हें क्लासिफाई करना है, इन स्वरों को इनके अंदर रखना है, ठीक है। एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। तो देखिए, आपने जितने भी 11 स्वर आपके पास हैं, इनमें से कम आपको एक स्वर पता होगा जो इनमें आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि भैया मुख खोलो, ठीक, मुख को पूरा खोलो, ये स्थिति है ना, मुख द्वार पूरा खुला हुआ विवृत, तो मुख आपका पूरा खोलो। तो जब आप मुख पूरा खोलते हैं, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, किसी डेंटिस्ट के पास, और आपने दांत को फिलिंग कराना है, दांत में ठीक करना है कुछ, तो आपसे डेंटिस्ट ने बोला कि मुख खोलो अपना, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आ। उसने बोला मुंह खोलो, आपने यहाँ पे एक स्वर उच्चारित कर दिया, आ। तो इसका मतलब है कि विवृत स्वर आता है आपका आ। आ ऐसा स्वर है जिसमें आपका मुख द्वार पूरा खुला होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्वर नहीं है जिसमें मुख द्वार आपका इतना ज्यादा खुलता है। तो इसका मतलब ये वाला सेक्शन तो आपका भैया क्लोज हो गया, इसे बंद कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्वर जो मुख द्वार के आधार पर है 4 हैं,
तो आप किसी भी एक में मैक्सिमम 4 ही स्वरों को रखेंगे, उससे ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका है, ट्रिक है, आप लोग ध्यान में रखें। तो अब आपके अर्ध विवृत में कौन से आएंगे? समृत में, अर्ध समृत में, ये थोड़ी समस्या है, तो समझे चीजों को। विवृत आ अगर आपका पूरा स्वर है तो आ का जो आधा होता है, अभी हमने पढ़ा कि अ धन अ, तब जाके आ बनता है। तो आ पूरा है तो आ का आधा क्या होगा? आपका अ होगा, अर्थात विवृत का आधा अर्ध विवृत, तो अ आ जाएगा आपका अर्ध विवृत में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें। ठीक है, अभी इसमें 4 पूरे नहीं हुए, ये तो खैर क्लोज्ड है, अभी आपके और भी बचे हुए हैं। अगली कंडीशन देखते हैं। एक कॉलम आपने भर लिया विवृत का, इसमें यहां डाल लिया, यहां डाल लिया स्वर। अब समृत और अर्ध समृत बचे हुए हैं। ठीक है, तो समृत में देखिए कौन से रखे जाएंगे। यहां से 2 स्वर आप भर चुके हैं, बचे हैं आपके ई ई उ उ, ए ऐ ओ औ। री का जो है आपका उच्चारण दोष पाया जाता है। जब आप री को उच्चारित करते हैं तो इसमें आपका रॉ की ध्वनि आ जाती है, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए इसमें उच्चारण दोष होने की वजह से इसको क्लासिफाई आप लोग नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो हम क्लासिफाई से कर देंगे। तो देखें, समृत की बात आती है, तो अगला जो यहाँ पे सेट बचा हुआ है ई ई उ उ और ए ऐ ओ औ का सेट बचा है। तो ई ई उ उ जो ये 4 स्वरों का सेट है, इसको कहा था आपका समृत। ई ई उ उ, या झंझट खत्म करो, हमें तो फटाफट 4 स्वर सब में भरने थे, जिसमें आपका 4 नहीं भरेंगे, एक ही आया तो उसे छोड़ दो, बाकी की बात करते हैं। तो समृत में आपका 4 स्वरों का सेट कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग क्लोज कर दीजिए, ये भी बंद हो गया भैया। अब इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास बचा अर्ध समृत और अर्ध विपरीत, 2 ही बचे हुए, इनमें ही हमने अरेंज करना है स्वरों को। तो आप देखिए अगला ए ऐ ओ औ। अब जो आप लोगों को मैं समझा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें। बात आती है आपकी ए की। ठीक है, अभी हमने देखा ए आपका ओ और ई जो मूल स्वर है इनसे मिलकर बना हुआ है। तो आपका ओ की बात कीजिए, ओ आपका किस में रखा हुआ है? अर्ध विवृत, ये तो हमें पता है, इसे तो हमने रखने की आवश्यकता नहीं। विवृत हमें पता है आ है, तो उसका आधा ओ होगा। ठीक है, इसकी तो हमें बात पता है। तो ओ आपका अर्ध विवृत, कहने का मतलब है मुख खुला है लेकिन आधा। मुख क्या है? आधा खुला है। ई किस में आता है आपका? अभी हमने पैक किया है ई समृत में, यानी कि हमने क्या करना है? प्लस समृत। मुख को क्या कर देना है? मैं इसे सामान्य लैंग्वेज में लिखता हूं, बंद। आधा खुला हुआ मुख है, इसको थोड़ा सा बंद कर देना है, तो क्या कंडीशन होगी? आधा बंद। क्या कंडीशन होगी? आधा बंद। पूरा बंद नहीं किया है, आधा खुला मुंह था, इसे थोड़ा सा बंद किया, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी आधा बंद अर्थात अर्ध समृत। तो आपका ए किस में आ जाएगा? अर्ध समृत में। बहुत आसान क्लासिफिकेशन है। इसके बाद ऐ की बात करते हैं, तो भाई क्या है देखो, एक बार बताऊंगा, उसके बाद अगला आप खुद समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है, ऐ की बात करते हैं, तो ये किससे बना है? ओ धन ई, इससे बना ए प्लस ओ, अभी तो हमने पढ़ा। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ओ धन ए। अब ए में जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपकी अर्ध समृत की, यानी कि मुख आधा बंद हो चुका है। ठीक, अब जो आपका ओ है ये क्या है? आपका खुला हुआ है, यानी कि पहले आपका ओ खुला था, उसमें हमने ई मिलाया, थोड़ा सा बंद करने के लिए थोड़ा बंद किया, तो अर्ध समृत हो गया, यानी कि आधा बंद। उसमें फिर से ओ मिला दिया, फिर खुल गया हो, तो फिर से क्या आ जाएगी कंडीशन? आधा खुला, है ना। पहले ओ था, ओ में हमने आधा खुला हुआ था, ई जैसे ही मिलाया ए बनाने के लिए तो बंद करने वाला था ई में, इसलिए मुख आधा बंद हो गया, अर्ध समृत हो गया। अब हमने क्या करना है? फिर से ओ मिलाना है एक ओ, तो एक ओ मिलाते फिर मुंह खोलना पड़ेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा? मुंह आधा खुल जाएगा। इसका मतलब ये आपका आधा खुल जाएगा। तो आपका ऐ जो आता है वो किस में आएगा? अर्ध विवृत में। इसके बाद अगले हैं आपके ओ औ। ओ औ, तो इनकी कंडीशन क्या है? इसमें भी बिल्कुल वैसा ही, ओ धन उ, और यहाँ पे ओ धन, ये दोनों मिला के ओ होता है, तो ओ धन ओ। ठीक है, तो ओ किस में है आपका? फिर से अर्ध विवृत में, यानी कि मुंह खुला है, इसमें मिला दिया उ किस में है? समृत में, तो ये किस में आ जाएगा? फिर से आधा खुला था, उ मिला दिया समृत वाला, तो अर्ध समृत में। तो अर्ध समृत में लिख दीजिए, उ को आपने ओ को अर्ध समृत में लिख दिया। जबकि औ किस में आएगा? फिर इसमें एक ओ मिलाने से मुख थोड़ा और खुल जाएगा, तो फिर इसमें औ आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं
कि जब ये दोनों भर जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं, ए आई ओ औ ऐसे अरेंज कर देते हैं, ए आई ओ औ। तो आपके 11 के 11 स्वर यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है मुख द्वार खुलने के आधार पर। अगर आप इसे 2-3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका होंठों की आकृति के आधार पर। तो होंठों की आकृति के आधार पर हेडिंग डालें और उसके सामने सीधे लिख दें। होंठों की आकृति के आधार पर आपके स्वर होते हैं 2। कितने टाइप के आएंगे, 2 टाइप के। कौन कौन से भाई, देखिए पहला आएगा आपका वृत्तमुखी स्वर, दूसरा इसका अपोजिट अवृत्तमुखी। क्या होते हैं समझते हैं। मुखी मतलब तो आपका मुख जिससे आप बोल रहे हैं, ठीक है। वृत्त का मतलब होता है ये, आपने गणित में पढ़ा होगा, 10 तक गणित तो सबने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी होगी तो 5-6 में ही पढ़ लिया होगा आपने। वृत्त मतलब एक गोला। ऐसी कंडीशन है जब आपका मुख वृत्त के समान गोल हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप वर्णमाला पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल चैप्टर है, तो घर में आप लोग क्या करें, इसको प्रैक्टिकली महसूस करें, इसे प्रैक्टिकली फील करें, आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो वृत्तमुखी कहने का मतलब है मुख गोल होना चाहिए। आपने मुख गोल बनाया कुछ इस तरीके से, है ना। आपने होंठों को अपना, होंठों की आकृति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो अपने होंठों को गोल बनाया और उसके बाद आप अ से लेके औ तक स्वर बोलने का प्रयास करें, तो आप समझेंगे कि होंठों की आकृति गोल करके केवल 4 ही स्वर बोले जा सकते हैं। कौन से, उ ओ औ। देखिए मेरे होंठों की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया, उ ओ औ यानी कि गोल ही रहे। तो कौन कौन से स्वर होंगे आपके, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये स्वर कितने आएंगे आपके वृत्तमुखी में। ठीक है, तो वृत्तमुखी स्वरों की संख्या है कितनी, 4। बचे हुए जो स्वर हैं आपके 7, ये किसमें आ जाएंगे, अवृत्तमुखी में। कौन से, आ, ठीक है, ई, बड़ा ई, री या फिर अन्य जो भी हैं, तो बचे हुए स्वर आप खुद लिख सकते हैं। तो ये है होंठों की आकृति के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है आपका। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित स्वर को अरेंज कीजिए। बहुत ज्यादा आसान है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो अब आप लोग बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लें तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात ये आती है, तो भैया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर होते हैं आपके 5 प्रकार के। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि भैया उच्चारण स्थान तो व्यंजनों के लिए होता है, क्योंकि उसमें आपकी जो जीभ है वो किसी ना किसी भाग से टकराती है और इसी कारण से आपकी ध्वनि बनती है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमारे जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो तो स्वतंत्र हैं, तो फिर इसमें जीभ टकराएगी नहीं, तो यहाँ उच्चारण स्थान कैसे निर्धारित हुआ। तो देखिए ऐसा है कि जिह्वा जो होती है, आपकी जो जीभ होती है, वो भले ही आपके किसी अंग से टकराएगी नहीं, लेकिन स्वरों को निकालते हुए भी उसमें थोड़ा सा क्या होता है, परिवर्तन होता है उसकी स्थिति में। वो रेस्ट में नहीं पड़े रहेगी हमेशा, वो थोड़ा सा ऊपर का, बीच का भाग या फिर आपका आगे का भाग ऊपर नीचे उठाते रहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पे आपका स्वर के टाइप है। दूसरी कंडीशन, एक तो जीभ, दूसरा जब आपकी स्वतंत्र ध्वनि मुख से हम कह रहे हैं बाहर आ रही है, तो कंठ से जैसे ध्वनि मुख के अंदर आती है तो हवा तो टकराएगी, उससे एक गूंज उत्पन्न होगी अंदर। तो जिस हिस्से से टकराकर गूंज उत्पन्न हुई और वो स्वर बना, उसके आधार पर उच्चारण स्थान रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं देखिए, पहले आप लोग तरीका देखें याद रखने का। कंठ, ठीक है, तालु, ठीक, इसके बाद आपका दंत तो होता नहीं है, ओष्ठ, जैसे हमने अभी वृत्तमुखी अवृत्तमुखी देखे, तो कंठ, तालु, ओष्ठ। इसके बाद फिर से इन दोनों का जोड़ा केटी, यानी कि कंठ तालु। उसके बाद इसका जोड़ा, अब इससे आगे कोई नहीं है तो वापस आ जाओ, ओके ओके, ठीक है, यानी कि ओष्ठ और कंठे, इसको हम लिखा ऐसे जाता है कंठ ओष्ठ। तो ये 5 टाइप हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ। 5 टाइप हैं आपके स्वरों के। बस इसमें आपने अरेंज कर देना है। आपको पता है कि हमारे पास 11 स्वर हैं। उच्चारण स्थान री का हो नहीं सकता है, कारण है कि इसमें उच्चारण दोष होता है। तो आपके पास 10 स्वर बचे, 5 टाइप हैं, 2-2 करके अरेंज कर दो, बहुत ज़्यादा आसान है। आपके कंठ वाले में आते हैं, ये ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म है कंठ। ये है आपका तालु, ओष्ठ या ओष्ठी से कहेंगे, ये है आपका कंठ तालु,
और ये वाला टाइप है आपका कंठ ओष्ठ। ठीक है, ये इनके नाम हैं, इन्हें आप लोग लिख लेंगे। तो आपका कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ आ कंठ में आएंगे। ठीक है, ऐसे आपका तालु वाले में कौन से आएंगे? ई टी। ओष्ठ में आएंगे उ उ। ठीक है, कंठोष्ठ में आएंगे ए आई। और सॉरी कंठ तालु में, कंठोष्ठ में आएंगे आपके ओ औ। ठीक है, अभी हमने इससे पहले भी व्रतमुखी में देखा था उ और ओ औ आपके होंठों की आकृति के आधार पर डिवाइड हो रहे थे। तो यहाँ भी देखें ओष्ठ इसमें भी है, इसमें भी है ओष्ठ, क्योंकि यहाँ पे होंठों का आकृति का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप हैं: कंठ आ, तालु ई, ओष्ठ उ, कंठ तालु ए आई, कंठ ओष्ठ ओ औ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये सीक्वेंस याद हो। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि हर किसी स्टूडेंट को और तो बचपन से पढ़े हुए हैं, इसलिए याद होंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका घोषत्व के आधार पर। तो देखिए, घोषत्व के आधार पर जो आपका वर्ण है, मैं यहाँ पे स्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ण की। वर्ण को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक, सघोष और अघोष, क्योंकि व्यंजन के लिए भी सेम चीज आएगी। ठीक है, सघोष और अघोष। घोष क्या होता है? घोष कहने का मतलब है आपका सिंपल, अगर मैं आप लोगों को जो कॉमन लैंग्वेज है जैसे आप लोग रोज यूज करते होंगे, वो है वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कि जैसे आपका घोष एक वाद्य यंत्र होता है ना, स्कूल में प्रयोग होता है। ठीक है, जो एक परेड टाइप की होती है तो उसमें घोष बजाते हैं। तो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है उसमें, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो घोष कहने का मतलब है जब आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके स्वर यंत्र में यानी कि गले में वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो कहलाएंगे घोष। ठीक है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपके गले में वाइब्रेशन होता है उन्हें कहेंगे हम सघोष स्वर। यानी कि स मतलब साथ में, घोष कहने का मतलब वाइब्रेशन के साथ कंपन पैदा होना। ठीक, अघोष मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में स्वर यंत्र या गले में आपका कोई वाइब्रेशन या फिर कोई कंपन पैदा नहीं होता है, उसे कहा जाता है अघोष। ठीक, तो घोषत्व के आधार पर अगर हम देखें तो जो स्वर होते हैं वो सभी स्वर घोष होते हैं। सभी 11 के 11 स्वर कैसे होते हैं? आपके घोष होते हैं, कोई भी स्वर आपका अघोष नहीं होता है। ठीक है, अब आप जब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे एक प्राणत्व भी पढ़ेंगे। एक चीज पढ़ेंगे आप, प्राणत्व। कहने का मतलब जो अभी हमने बात की थी मात्रा या फिर समय, तो उसी को कहा जाता है आपका प्राणत्व, और इसी से बना आपका प्राण वायु भी हम बोलते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर जो आपके स्वर हैं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन किया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसे प्राणत्व के आधार पर डिवाइड किया नहीं जाता। तो घोषत्व के आधार पर स्वर आपके 2 टाइप के नहीं होंगे, वर्ण आपके 2 टाइप के जरूर होंगे, लेकिन स्वरों की बात करें तो सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं, यानी कि घोषत्व दिखाते हैं। ठीक, और लास्ट टाइप आता है आपका नासिका के या मुख के प्रयोग के आधार पर। तो देखिए, नासिका या मुख का प्रयोग आप लोग जब करते हैं तो इसके आधार पर स्वर होंगे 2 टाइप के, अनुनासिक तथा निरअनुनासिक। दोनों को मिलाएंगे तो निर्नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक और निरअनुनासिक। अनुनासिक, अनु का मतलब होता है आपका, जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, फॉलो। ठीक है, किसी चीज का अनुसरण करना, किसी चीज को फॉलो करना। नासिक मतलब नासिका, आपकी नाक। तो जब किसी स्वर का उच्चारण करते हुए जो आपकी प्राणवायु है वो आपकी नाक का अनुसरण कर रही है, यानी कि कुछ प्राणवायु कुछ मात्रा में आपकी नाक से भी बाहर आती है, जिससे क्या होता है आपका, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वर का उच्चारण नाक से भी कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है आपका अनुनासिक। तो सिंपल सा है, जिन स्वरों के भी उच्चारण में आप लोगों का नासिका का प्रयोग हो जाएगा या फिर वायु आपकी नासिका से भी निकलेगी, उन्हें कहा जाएगा अनुनासिक। ठीक, जबकि निर्नुनासिक कहने का मतलब क्या है? निर मतलब यहाँ पे नहीं के अर्थ में यूज होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु या प्राण वायु केवल मुख द्वार से बाहर आती है, नासिका का प्रयोग नहीं होता, उन्हें कहा जाता है निर्नुनासिक। जैसे आपके ओ, आ, ई, सभी स्वर कैसे हैं आपके? निर्नुनासिक। ये अनुनासिक कैसे होंगे?
अनुनासिक के तब होंगे जब आप इन्हें नासिका से प्रयोग करने लगे। जैसे हमने कहा आ, इसमें लगा दें आप चंद्र बिंदु आ। अब जब आप आ बोलते हैं तो आपका मुख से तो प्राणवायु निकलेगी ही, मुख से तो आवाज आएगी, साथ ही साथ नाक का भी यहाँ पे आपका प्रयोग होने लगता है। तो अनुनासिक कहने का मतलब होता है आपका मुख प्लस नासिका, जहाँ पे प्रयोग आती है वो आएंगे आपके अनुनासिक। ठीक है, तो आपका नासिका या मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर स्वर दो प्रकार के होंगे, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अ से लेकर औ तक सभी स्वर अपनी मूल अवस्था में निर्नुनासिक होंगे, जबकि इनमें चंद्र बिंदु लगा दें अ में अ, आ, ई या ई, तो ये सब कहलाएंगे आपके निर्नुनासिक। एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे किसी भी वर्ण में एक साथ दो मात्राएं एक ही स्थान पर नहीं लग सकती हैं। जैसे मैंने कहा ई, अब इसमें चंद्र बिंदु लगाना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, आपका ई है, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है इसमें, तो इसमें चंद्र बिंदु की जगह केवल एक बिंदु लगाया जाता है जो पंचमाक्षर में यूज होता है ये, और पढ़ेंगे यहाँ से ई, जैसे ईंधन। ठीक है, तो यहाँ पे ई में आपका मुख से और नाक से दोनों जगह से वायु निकल रही है। ठीक है, तो ये है आपके स्वरों का वर्गीकरण, उनके 8 आधार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर पूछे जाते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट, उच्चारण, मुख द्वार, होंठों की आकृति और उच्चारण स्थान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। बाकी 2 आधार ऐसे हैं जिनसे कम पूछा जाता है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट आपका, इसके बाद समाप्त हो जाता है अयोग वाह। बात कर लेते हैं अयोग वाह की, क्योंकि ये केवल आपके उच्चारण के आधार पर स्वर है। ठीक है, अगर हम लेखन के आधार पर देखें तो इसमें अंग और अह 2 चीजें और ऐड होती हैं जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं, तो उन्हें कहा जाता है आपका अयोग वाह। पहले ये समझते हैं कि अयोग वाह का क्या अर्थ हुआ। अ का अर्थ नहीं, ठीक है, बहुत जगह ये अ लगता है आपका, जैसे आपका सहमत है मेरी बात से। ठीक है, अगर सहमत नहीं है तो असहमत हम कह देते हैं, असहमति आपने दे दी, तो अ का अर्थ नहीं के लिए यूज होता है जनरली। योग मतलब जुड़ना, ठीक है, योग होना, 2 चीजों का जुड़ना। वाह का मतलब यहाँ पे तारीफ करने से नहीं है, वाह का मतलब है वहन, वहन कहने का मतलब साथ साथ चलना। ठीक है, वहन होना। तो ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है अयोग वाह। किससे जुड़कर वहन नहीं हो रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं कि भैया स्वर वर्ण किसके साथ जुड़कर वहन होते हैं। तो आपने देखे होंगे व्यंजन, ये है आपका एक व्यंजन क। हमने कहा कि ये आपका ऐसा मूल व्यंजन नहीं है जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं है, इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, क हलंत लगा दिया, नीचे अ। अर्थ ये हुआ कि इस क में अ की ध्वनि छुपी हुई है, क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात आपका जो स्वर है वो व्यंजन के साथ वहन हो सकता है। बट अयोग वह कौन से आपके स्वर हैं, ये ऐसे स्वर हैं या फिर ऐसे वर्ण हैं जो व्यंजनों के साथ वहन नहीं होते हैं, उनके साथ नहीं चल सकते। कैसे, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कंठ, मैंने लिखा कंठ, ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो क, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा अंग। जो अयोग वाह में आपके 2 आते हैं, अयोग वाह की संख्या है 2, अंग और अह इन्हें कहा जाता है जनरली। ठीक है, वैसे अयोग वाह में अगर आप देखें तो इंपोर्टेंस इस बिंदी का है, जो ये बिंदी बनी है, और यहाँ पे इंपोर्टेंस इन 2 बिंदुओं का है, इनका नहीं है। अगर आप गौर से देखें, इस बिंदी को हटाएं तो ये अ है ना, इसमें अगर इन 2 बिंदुओं को हटा दें तो ये भी अ है। मतलब ये हुआ कि हमने अयोग वाह बनाने के लिए प्रयोग किसका किया है, प्योरली स्वरों का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें स्वर के अंदर रखा जाता है। जबकि ये व्यंजन के साथ वहन नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजनों के साथ भी नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए एक इंटरमीडिएट क्लास आती है अयोग वाह। ठीक है, नाम ही ये दे दिया हमने अयोग वाह, यानी कि किसी के साथ नहीं चलेंगे। तो कैसे देखें, क प्लस अंग प्लस आपका ख प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अंग की मात्रा लगी, यानी कि अयोग वाह अंग, जिसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, सॉरी अनुनासिक नहीं, इसे बोलेंगे हम अनुस्वार। तो अनुस्वार की मात्रा लगी है क के साथ, तो होना क्या चाहिए, क प्लस इसी के ऊपर अंग की मात्रा, या फिर यहाँ पे अंग की मात्रा, और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, क्या अंतर है, देखें, क तो आपका जैसे टूटना था ठीक टूटा है, लेकिन जो आपका ये अनुस्वार है,
अनुस्वार की जो मात्रा लगी है वो स्वर के ऊपर लगी है, ना कि व्यंजन के ऊपर। अर्थात ये अनुस्वार आपका व्यंजन के साथ नहीं चल पा रहा है, इसके साथ वहन नहीं हो रहा है, ये वहन हो रहा है स्वर के साथ। इसी कारण से इसे कहा जाता है आपका अयोग वाह। तो ये एक आपका एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अयोग वाह क्या होता है। ऐसे अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो अह, ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने कहा संभवतः, तो संभवतः अगर आप इसे वर्ण विच्छेद करें तो मैं यहाँ पे वो का करता हूँ, वो धन अ धन तो धन अ। तो जो ये बिंदु आएंगे ये अ के साथ आएंगे, ना कि तो के साथ। इसका मतलब है कि ये दोनों बिंदु जिन्हें हम कहते हैं क्या, अयोगवाह, ये आपके, ये अयोगवाह का नाम होता है आपका विसर्ग। ठीक है, ये जो विसर्ग हैं ये आपके इस व्यंजन के साथ वहन नहीं हो सकते, जबकि जुड़े इसके साथ हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो इसलिए इनको अलग से एक कैटेगरी में रखा जाता है, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले। तो ये आपके वर्ण आते हैं अयोगवाह। एक चीज बची यहाँ पे लास्ट, मैंने यहाँ पे अनुस्वार लिखा, इससे पहले मैंने लिख दिया था यहाँ पे अनुनासिक। तो देखिए अनुनासिक और अनुस्वार दो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अनुनासिक और अनुस्वार थोड़ी बहुत मिलती जुलती चीजें हैं। अनुनासिक कहने का मतलब है जहां पे आपका ध्वनि मुख से उच्चारित होगी प्लस वहां पे थोड़ा बहुत रोल नासिका का होगा, यानी कि कुछ ध्वनि नासिका से भी निकलेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था आ, मुख आपका पूरा खुल रहा है, आ बोलने में मुख खुलेगा, उसमें आपने एक चंद्र बिंदु लगा दिया ये वाला, तो आपने कहा आ, यानी कि मुख से ध्वनि निकल रही है, साथ ही साथ नाक का प्रयोग। बट अनुस्वार आपकी ऐसी ध्वनियां हैं जो केवल नासिका से उच्चारित होती हैं। जैसे मैंने कहा अंग, मैंने अ बोला, लेकिन अ के बाद जब इसकी बारी आई इस अनुस्वार बिंदु की, तब हमने केवल नाक से ध्वनि उच्चारित की, इसीलिए इसे कहा था आपका अनुस्वार। तो ये नासिका से उच्चारित होते हैं। ठीक है, जबकि ये मुख प्लस नासिका से। ऐसा क्वेश्चन पहले बन चुका है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखें। अनुनासिक मुख प्लस नासिका से, जबकि अनुस्वार केवल नासिका से बोला जाएगा। बाकी ये विसर्ग कहलाता है। तो आपका स्वर यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब इसमें कोई अगर टॉपिक बचा होगा, कोई चीज़ अगर छूटी हुई होगी, तो हम उसे अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मेरी क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो आगे लाते रहूँगा। ठीक है, जितना भी मेरा प्रयास हो पाएगा, जितना भी मुझसे हो पाएगा, मैं करते रहूँगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे फीडबैक भी जरूर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।